कल अपन ने परिवर्तन द्वारा शोधन के संबंध में विस्तार से लेखांकन को समझा और उदाहरण सहित उसकी व्याख्या की कि किस तरह से परिवर्तन परिपक्वता से पूर्व हो तो लेखांकन कैसे होता है, परिपक्वता के पर हो परिवर्तन तो लेखांकन कैसे होता है, और उसके बाद नगद भुगतान द्वारा शोधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज अपन कंपनी द्वारा खुले बाजार में स्वयं के ऋण पत्र खरीदना, परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर बाय द कंपनी इन द ओपन मार्केट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन उनके धारकों को सूचना देकर किया जाए तो उसे पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा, परंतु यदि खुले बाजार में ऋण पत्र पूर्व निर्धारित देय राशि से कम मूल्य पर ही उपलब्ध हो जाते हैं तो कंपनी इसका लाभ उठाने की दृष्टि से इन्हें खुले बाजार से खरीद लेती है। इस प्रकार अपना ऋण पत्र खरीदते समय कंपनी के सामने दो विकल्प रहते हैं। पहला, रद्द करने के लिए ऋण पत्र खरीदना, और दूसरा, विनियोग के रूप में खरीदना। रद्द करने के लिए ऋण पत्र खरीदने से पूर्व कंपनी को यह देख लेना चाहिए कि निर्गमित ऋण पत्रों के कम से कम 50% के बराबर ऋण पत्र शोधन संचय बना हुआ है या ऋण पत्र शोधन संचय में राशि हस्तांतरित की हुई है। स्वयं के ऋण पत्र कंपनी द्वारा तुरंत रद्द करने के लिए या विनियोग के रूप में रखने के लिए खरीदे जाते हैं। अब इनको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, क्रय करके तुरंत रद्द करना। तुरंत रद्द करने के उद्देश्य से ऋण पत्रों का क्रय करने पर ऋण पत्रों का शोधन हो जाता है। सूचना देकर शोधन तथा खुले बाजार में से क्रय तथा तुरंत रद्द करके शोधन में यही अंतर है कि सूचना देकर शोधन करने में ऋण पत्रधारी को कंपनी अपना ऋण का प्रत्यक्ष भुगतान करती है, कंपनी खुद उसको पे करती है। जबकि दूसरी स्थिति अर्थात मार्केट से खरीद कर रद्द करने की स्थिति में कंपनी ऋण पत्रधारी से अपने ऋण पत्रों को बाजार में प्रचलित भाव पर क्रय करती तो ऋण पत्रधारी से ही है, पर बाजार में प्रचलित दर से क्रय करती है और थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होता है ये सौदा, डायरेक्ट नहीं होता। दोनों ही परिस्थितियों में ऋणदाता के प्रति कंपनी का दायित्व समाप्त हो जाता है। मतलब चाहे प्रत्यक्ष खरीदे ऋण पत्रधारी से, चाहे बाजार से खरीदे, जो ऋणदाता है अर्थात ऋण पत्रधारी है उसके प्रति कंपनी का दायित्व तो खत्म हो ही जाता है। कंपनी द्वारा स्वयं के ऋण पत्र खुले बाजार से खरीद कर उन्हें तुरंत रद्द करने के लिए लेखा प्रविष्टि करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इनकी खरीद ब्याज सहित भाव पर की गई है या ब्याज रहित भाव पर की गई है। ब्याज सहित का मतलब है कम इंटरेस्ट प्राइस पर की गई है या ब्याज रहित अर्थात एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर खरीदे गए। ब्याज रहित भाव का आशय है कि विक्रेता द्वारा इस भाव में जो मूल्य प्राप्त किया जाएगा वह ऋण पत्रों का शुद्ध मूल्य होगा
और भुगतान की गत देय तिथि से विक्रय की तिथि तक का अर्जित ब्याज भी कंपनी द्वारा विक्रेता को अलग से चुकाया जाएगा। इसके विपरीत यदि सौदा ब्याज सहित भाव से किया जाता है तो उसका आशय यह है कि विक्रेता ने ऋण पत्रों के शुद्ध मूल्य के साथ भुगतान की गत देय तिथि से सौदे की तिथि तक का अर्जित ब्याज भी भाव में ही शामिल कर दिया है, जो उसे अलग से नहीं चुकाना है। और ऋण पत्रों का शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए चुकाए गए मूल्य में से ब्याज घटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आगे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि ब्याज सहित भाव है तो जो भाव है उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, तो उसमें से लास्ट में जब कंपनी ने ब्याज दिया था उस तिथि से जिस दिन ऋण पत्र खरीद रही है कंपनी उस दिन तक का ब्याज कैलकुलेट करके और उस मूल्य में से घटा दिया जाएगा और देन जो बचेगा वो शुद्ध डिबेंचर की वैल्यू बचेगी। और यदि ब्याज रहित भाव है तो डिबेंचर का ही भाव है और ब्याज का अलग से भुगतान कैलकुलेट करके किया जाता है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री, यह कैलकुलेशन कैसे होती है आपको अलग से समझाऊंगा। कंपनी द्वारा ब्याज रहित भाव पर ऋण पत्र खरीदे जाएं चाहे ब्याज सहित भाव पर खरीदे जाएं, जर्नल एंट्री एक ही होती है। इतना % ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग ऑन डिबेंचर परचेज्ड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट किससे हुए? चूंकि भाव ब्याज रहित है, एक्स इंटरेस्ट है, तो जो भी प्राइस है वो प्लस खरीदने संबंधी जो ब्रोकरेज इत्यादि खर्चे हो रहे हैं वो सब इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट किससे होगा? जो भी एक्स इंटरेस्ट प्राइस है इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लस एक्सपेंसेज ऑन परचेज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस राशि से डेबिट होगा? जिस दिन कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट पे किया उसके बाद और सौदा जिस दिन हुआ वहां तक का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी डिवेंचर की पेड अप वैल्यू है, जितने उसने खरीदे उनके जितने भी डिवेंचर्स खरीदे उनकी पेड अप वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम, इससे ब्याज ज्ञात किया जाएगा, वो लिख देंगे और टू बैंक में इन दोनों की टोटल आ जाएगी। इसी तरह से ब्याज सहित भाव से ऋण पत्र खरीदे जाते हैं तो भी एंट्री तो ये एज इट इज ही होगी, इतना % ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर कैलकुलेशन में थोड़ा बदलाव आएगा। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट किससे होगा? जो भी प्राइस है पे करनी है तो प्राइस पेड प्लस एक्सपेंसेज ऑन परचेज जो भी हो रहे हैं, तो जो रेट है कम इंटरेस्ट रेट इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लस एक्सपेंसेज ऑन परचेज जोड़ दो और माइनस करो इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन, वही जितने डिबेंचर्स वो खरीद रहा है इनटू जो पेड अप वैल्यू है इनटू रेट इनटू टाइम, जो आपके इंटरेस्ट आएगा इससे कैलकुलेट हो गया वो इसमें से घटा दिया जाएगा। जो अब जो राशि बचेगी वो ऑन डिबेंचर अकाउंट में डेबिट होगी। जो इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किया अपन ने वो नीचे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट में, और टू बैंक इन दोनों की जोड़ आ जाएगी। बीइंग ऑन डिबेंचर परचेज एट कम इंटरेस्ट, इसका एक वर्किंग नोट में आपको पूरा PDF में भी भेज दूंगा और यहाँ भी फोटो बता दूंगा कैसे निकालते। उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों में स्वयं के ऋण पत्र खाते को उनके लागत मूल्य पर ही डेबिट किया जाता है, जो सामान्यतया
अंकित मूल्य से कम होता है, क्योंकि बाजार भाव अधिक होने पर कंपनी अपने ऋण पत्र बाजार से खरीद कर रद्द नहीं करेगी। यह अंतर कंपनी के लिए ऋण पत्रों के शोधन से होने वाला लाभ होता है। यह पूंजीगत प्रकृति का लाभ होता है, अतः इसे पूंजीगत संचय में हस्तांतरित किया जाता है। ये तो हुई बात कि आप ऑन डिबेंचर खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है। अब इनको रद्द करने की एंट्री समझते हैं। जब इनको कैंसिल किया जाता है तो स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने पर कंपनी क्या एंट्री करती है, इतना % डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, टू ऑन डिबेंचर्स जो आपने डेबिट किया था ऑन डिबेंचर अकाउंट, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ऑन डिबेंचर, और नेचुरल है इसमें लाभ भी है तो टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। यदि कंपनी द्वारा अपनी बहियों में ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रब्याजी का भी पूर्व में प्रावधान किया गया है तो इस खाते में भी जमा का शेष होगा, जो अब कंपनी को चुकाना नहीं पड़ेगा। तो कंपनी के लिए यह भी एक प्रकार का लाभ हो गया। इसे लाभ हानि खाते में तभी हस्तांतरित किया जाएगा जबकि कंपनी ने ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रब्याजी का प्रावधान आगमगत लाभों में से किया हो, रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से किया हो। अन्यथा शोधन पर हुए उपरोक्त लाभ की भांति इसे भी निम्न प्रविष्टि करेंगे, उससे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और यदि रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से है तो कैपिटल रिजर्व की जगह टू P&L एप्रोप्रिएशन हो जाए। बीइंग प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नॉट रिक्वायर्ड, हैंस ट्रांसफर। सूचना के अभाव में यही माना जाता है कि कंपनी के पास ऋण पत्र शोधन संचय में रद्द करने के लिए ऋण पत्र खरीदने से पूर्व पर्याप्त शेष विद्यमान है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि कंपनी द्वारा स्वयं के ऋण पत्र खुले बाजार से विनियोग के रूप में खरीदना। परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स बाय कंपनी एज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट। इस तरह की खरीद की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, विनियोग के रूप में स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय किया जाता है। ऋण पत्रों पर देय कुल ब्याज का कुछ भाग स्वयं कंपनी द्वारा ही अर्जित कर लिया जाता है। नंबर 3, इन ऋण पत्रों में से कुछ का कंपनी द्वारा पुनः विक्रय भी किया जा सकता है। और नंबर 4, इन ऋण पत्रों को आगे चलकर रद्द भी किया जा सकता है। अब इनका अपन अकाउंटिंग समझते हैं। अकाउंटिंग में जो अपन ने पिछले लेक्चर में समझी थी कि रद्द करने के लिए खरीदने की जो अकाउंटिंग है, जो कैलकुलेशन है, वो एज इट इज ही होती है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। जैसे स्वयं के ऋण पत्रों का ब्याज रहित भाव से क्रय हो तो वही एंट्री होती है ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में जो अपन प्राइस पे करते हैं पर डिबेंचर इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्लस जो खरीदने के खर्चे हैं वो जोड़ देते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑन डिबेंचर में डेबिट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में लास्ट में जो ब्याज कंपनी ने दिया है उस तिथि से जिस दिन अपन खरीद रहे हैं ऑन डिबेंचर वहाँ तक का ब्याज जितना नंबर ऑफ डिबेंचर है इंटू पेड अप वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ डेबिट कर दिया जाता है और टू बैंक टोटल अमाउंट आ जाता है। और ब्याज सहित भाव से खरीदे गए हैं तो एंट्री तो यही होती है ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। परंतु ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में जो ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट होगा वो होगा रेट इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स मीन्स प्राइस पेड
प्लस एक्सपेंसेज ऑन परचेज जो भी हो, और माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा है? वही लास्ट पेमेंट जो हुआ इंटरेस्ट का, उसे डेट से लगाकर जिस दिन अपन डिबेंचर खरीद रहे हैं वहाँ तक का ब्याज घटा दिया जाएगा। वही ब्याज यहाँ नीचे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट में लिख दिया जाएगा, और टू बैंक में इन दोनों की टोटल आ जाएगी। अब जब कंपनी डिबेंचर्स पर ब्याज का पेमेंट करेगी तो एंट्री क्या होगी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो होगा टोटल जितना इंटरेस्ट पेएबल हो रहा है, जितने डिबेंचर्स इश्यू है इंक्लूडिंग ऑन डिबेंचर जो खरीदे हुए हैं, टोटल जितने डिबेंचर इश्यू है इनटू उनकी जो पेड अप वैल्यू है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू टाइम। इससे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 6 महीने का है तो 6/12, 12 महीने का है तो 12/12 अर्थात 1 ही हो जाएगा। और टू बैंक में जो आउटसाइडर्स डिबेंचर होल्डर हैं उनको जो भुगतान होता है वो टू बैंक में होगा, और जितने ऑन डिबेंचर कंपनी के पास खुद के पास ही पड़े हैं उस पर जितना ब्याज अर्न हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब ध्यान रखने की बात यह है कि कंपनी द्वारा खरीदे गए स्वयं के ऋण पत्रों के संबंध में देय ब्याज कंपनी के लिए व्यय का मद होगा, और स्वयं के ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज कंपनी की आय का मद है, क्योंकि ये ऋण पत्र अब स्वयं कंपनी के पास ही है, अतः इसका भुगतान किसी बाह्य पक्ष को नहीं करना पड़ता। ऋण पत्रों का ब्याज कंपनी के लिए लाभ हानि खाते में नाम पक्ष में लिखा जाता है, जबकि स्वयं के ऋण पत्रों पर ब्याज खाते मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट का जो शेष है वो लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में शामिल किया जाता है। तो जो चुकाया और जो प्राप्त हुआ उन दोनों का डिफरेंस आएगा वो शेष कहलाता है। यदि प्रश्न में कोई विपरीत सूचना न हो तो यही माना जाएगा कि कंपनी द्वारा स्वयं के ऋण पत्र रद्द करने के लिए खरीदे या खरीदने का नोटिस देने से पूर्व पर्याप्त मात्रा में ऋण पत्र शोधन संचय विद्यमान था। एक चीज और ध्यान रखने की है कि ब्याज की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि डिवेंचर फुल्ली पेड है, पूर्ण प्रदत्त है, और अंकित मूल्य का जितना भाग पेडअप है, यदि पूरा फुल्ली पेडअप नहीं है तो जितना भाग पेडअप है उस पर ही ब्याज की गणना की जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू पेडअप वैल्यू पर डिवेंचर। अगली बात ध्यान रखने की, स्वयं की या अन्य प्रतिभूतियां खरीदते या बेचते समय लगने वाली दलाली की गणना के बारे में प्रश्न में स्पष्ट निर्देश न हो तो उसे बाजार मूल्य अर्थात कोटेशन प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। प्रश्न में स्पष्ट सूचना के अभाव में स्वयं के ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों का मूल्य ब्याज सहित ही माना जाएगा। जब प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है कि ब्याज सहित है ब्याज रहित, तो ब्याज सहित ही रेट मानी जाती है। इसके बाद अगली एंट्री डिस्कस करनी है कि खरीदे हुए स्वयं के ऋण पत्रों का कंपनी द्वारा ब्याज रहित भाव पर विक्रय किया जाता है। खरीद तो लिए एज ए इन्वेस्टमेंट, मान लो कंपनी बेचना चाहे तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो बेचने पर भी दो परिस्थितियां होती है, ब्याज सहित भाव से बेचे, ब्याज रहित भाव से बेचे। तो मानो कि खरीदे हुए स्वयं के ऋण पत्र कंपनी द्वारा ब्याज रहित भाव से विक्रय किए जाते हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो बैंक अकाउंट में डेबिट क्या चीज होगी, टोटल कैश रिसीव्ड लेस एक्सपेंसेज ऑन सेल। यहाँ टोटल कैश रिसीव्ड का मतलब है जो एक्स रेट इंटरेस्ट से
ऑन डिबेंचर्स की प्राइस आती है वो प्लस इंटरेस्ट माइनस एक्सपेंसेज ऑन सेल, और 2 ऑन डिबेंचर्स होगा प्राइस रिसीव्ड लेस एक्सपेंसेज, मतलब जो भी रेट है एक्स इंटरेस्ट रेट इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स माइनस एक्सपेंसेज ऑन सेल, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में तो जो भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं बेच रहे हैं अपन वो इनटू जो उनकी पेड अप वैल्यू है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। यदि ऋण पत्र ब्याज सहित भाव से बेचे जाते हैं तो भी एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। परंतु ध्यान ये रखना है कि ऊपर का अमाउंट जो बैंक अकाउंट डेबिट है वो तो टोटल कैश रिसीव्ड लेस एक्सपेंसेस से ही आएगा, अर्थात जो अमाउंट निकलेगा बैंक अकाउंट डेबिट का वो निकलेगा रेट इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स माइनस एक्सपेंसेज ऑन सेल, और टू ऑन डिबेंचर अकाउंट में पैसा आएगा वो आएगा जो भी रेट है कम इंटरेस्ट रेट इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसेज ऑन सेल माइनस इंटरेस्ट। चूंकि ये कम इंटरेस्ट है तो माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, वही नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू पेड अप वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम्स। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो अपन ने बेचे हैं चाहे कम इंटरेस्ट चाहे एक्स इंटरेस्ट कैसे भी, तो ऑन डिबेंचर अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हुआ है और उनसे रिलेटेड जितना उन डिबेंचर्स की जितनी कॉस्ट थी और ये जितने में बेचे हैं, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। तो यदि प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री होगी ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और यदि लॉस है तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर। कंपनी इन ऋण पत्रों का वापस विक्रय तभी करेगी जब इस पर लाभ हो रहा हो, परंतु धन की आवश्यकता हो और हानि पर विक्रय करना पड़े तो हानि की प्रविष्टि भी की जाएगी। यदि कंपनी द्वारा उपरोक्त प्रकार से खरीदे हुए कुल ऋण पत्रों का एक भाग ही बेचा जाता है तो लाभ ज्ञात करने के लिए ऋण पत्रों पर प्राप्त शुद्ध भुगतान में से उतने ऋण पत्रों की अनुपातिक लागत को ही घटाना होता है। मतलब आपने 100 खरीदे और बेचे 70 ही हैं, तो 100 की लागत ये थी तो 70 की कितनी होगी, उस लागत के प्रोपोर्शन में कितने में अपन ने बेचा है उनको कंपेयर किया जाए। अब आता है बेचे नहीं और इनको रद्द करें, तो रद्द करने की एंट्री अपन पहले ही समझ चुके हैं, वापस वही कर देंगे। इतना % डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट में फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैंसिल्ड हो जाएगा, टू ऑन डिबेंचर में कॉस्ट ऑफ ऑन डिबेंचर कैंसिल्ड, जितने में अपन ने खरीदा है उसकी जो कॉस्ट लगी है जिससे ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हुआ है वो आएगा, और फेस वैल्यू और इसका डिफरेंस प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। उपरोक्त ऋण पत्रों के लाभ का पूंजीगत संचय में हस्तांतरण किया जाता है। मतलब स्वयं के ऋण पत्र रद्द करते हैं, उससे कोई लाभ होता है तो उससे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। स्वयं के ऋण पत्रों की ब्याज सहित और ब्याज रहित खरीद और बिक्री होने पर यदि उन्हें विनियोगों की तरह खरीदा गया है तो प्रत्येक व्यवहार में सम्मिलित शुद्ध लागत मतलब नेट कॉस्ट, ब्याज और कुल भुगतान तथा विक्रय पर होने वाले लाभ हानि की गणनाएं
करने के कुछ प्रारूप मैंने बनाए हैं, आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे। डिस्कस अपन कर लेते हैं कि यदि ब्याज सहित भाव दिया हुआ हो तो ऐसी दशा में जब प्रतिभूति खरीदी जाए तो उसकी शुद्ध लागत, ब्याज तथा चुकाई जाने वाली राशि की गणना अपन कैसे करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं।